हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। गेट एकेडमी में हम बात करने वाले हैं आज लीनियर अलजेब्रा के बारे में। ये मैट्रिक्स का मॉड्यूल 2 होने वाला है, जो सेकंड हम लोग वीडियो अभी देने वाले हैं। इसमें मैं बात करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट्स बेसिकली क्या होता है कि डिटर्मिनेंट्स में हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं, टोटल वैल्यू, वो हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है। डिटर्मिनेंट को कुछ लोग मॉड वैल्यू के नाम से जानते हैं, जो कि गलत है। डिटर्मिनेंट को आप डिटर्मिनेंट ही बोलिए, या डेट बोल सकते हैं इसको, या आप डेल्टा बोल सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ये कैलकुलेशन कैसा होने वाला है, तो हम देखने वाले हैं 2x2, 3x3। हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं, जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पहले लिया था, उसी के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट, और डिटर्मिनेंट है कैसे, कैलकुलेट इसको कैसे करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बता दूं, डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी बेस भी हम लोग बात करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट इसलिए भी जानना जरूरी है बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो कैलकुलेशन होता है, वहां पर आपको डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ, अगर आप एक पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट वैलिड होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर 2x2, एक 2x2 का अपन मैट्रिक्स ले लें। तो एक मैट्रिक्स हमने लिया 2x2 का, मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही बात कर रहा हूँ, तो हम उसको रिलेट करेंगे ऐसा। कुछ लोग इसको मॉड वैल्यू बोलते हैं, बल्कि आप याद रखिएगा मॉड या फिर जो हमारे पास मॉडुलस वैल्यू होती है या जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट डिटर्मिनेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यू ले ली, एलिमेंट के हिसाब से मैंने लिया A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ये 2x2 का एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है। तो इसको सॉल्व कैसे करने वाले भाई, बहुत ही आसान है ये। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको आप डेल्टा भी बोलते हो। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, A11 इंटू A22 माइनस, सभी को पता है ये क्या होता है, तो ये हो गया A21 इंटू A22। ठीक है, A12। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट है बेसिकली, डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है, ये क्लास 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th वाले भी इस वीडियो को आराम से बैठ के देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स में अगर मैं गेट एकेडमी प्लस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्लास 12th से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, जो क्लास 12th के साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी होता है। तो वो भी आप स्कूल के स्टूडेंट भी इस वीडियो को आराम से बैठ के देख सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की, तो इसका कैलकुलेशन तो हमने कर लिया बहुत आसानी से। तो क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकालने के साथ साथ और भी कुछ कुछ चीज़ें बारे में बात करेंगे, वो प्रॉपर्टी से रिलेट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ पर हमने देखा दो डायगोनल है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है, और ये जो हमारे पास डायगोनल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल। ठीक है, ऑफ डायगोनल, या फिर इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। फर्स्ट जो होता है वो लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, ऑन डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, जो भी आप बोले, या सिंपल डायगोनल भी बोलेंगे तो इसी को जाना जाएगा। हम बात करते हैं फॉर 3x3। ठीक है, सेकंड में पॉइंट ले रहा हूं फॉर 3x3। अगर मैं 3x3 की बात कर रहा हूं, तो एक डिटर्मिनेंट मैंने कैलकुलेट किया यहां पर। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग एक्सपांशन लेने वाले हैं और पोजीशन कोफिशिएंट के हिसाब से एक्सपांशन लेने वाले हैं। तो मैं नंबर्स में ले लूँ, ताकि हम हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है उसको हम नंबर्स के फॉर्म में देख पाएं, या हम एलिमेंट्स में भी ले सकते हैं। तो मैं एलिमेंट्स में ले लेता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, और A31, A32 एंड A33 इज इक्वल टू। जब इसका मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इसमें हम R1 के अक्रॉस, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट, जहां पर भी मैक्सिमम जीरो हो उसके अबाउट आप एक्सपांड कर सकते हैं। तो एक्सपांशन हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्सपांडिंग अबाउट R1। R1 के अबाउट मैंने जैसे इसको एक्सपांड किया, तो हम इसके पोजीशन कोफिशिएंट का ध्यान रखेंगे। तो पोजीशन जो कोफिशिएंट होता है, मैं उसकी बात कर लूँ, तो इसका जो पोजीशन कोफिशिएंट होता है दैट इज -1⁻I+j। मैंने I+j आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि I और j होता क्या। ठीक है, तो I और j क्या भैया, तो I और j ये हमारे पास पोजीशन, या इसी को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन करूं, तो मैट्रिक्स को मैं कैसे डिफाइन किया था, उसको मैंने डिफाइन किया था A, I और j के फॉर्म में। तो अपन देख रहे हैं कि I+j, अगर I+j हमारे पास क्या हो जाता है, तो पोजीशन कोफिशिएंट दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है हमारे पास नेगेटिव, और एक हमारे पास हो सकता है पॉजिटिव। अगर हमारे पास I+j ऑड है,
तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर i प्लस जे इवन है तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो देखते हैं ऑड पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि हमको नेगेटिव से खतरा हो सकता है। तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव पोजीशन है, ठीक है। 1 + 1 2, 1 + 2 3 ऑड नेगेटिव पोजीशन, 3 + 1 4 इवन पॉजिटिव पोजीशन। तो एक नेगेटिव पोजीशन हमको मिली। अब अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या होगा, अगर मैंने इसको एक्सपांड किया तो क्या हो रहा है, देखिएगा a11 और इसके बाद आपको 2 × 2 का एक वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने इसको छुपाया, इसको छुपाया, हमने ये सब 12th में किया हुआ है। सो दिस इनटू दिस, तो जैसे ही ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, बचा दिस इनटू दिस, तो क्या हो गया, a22 × a33 माइनस दिस इनटू दिस, तो a32 × a23। अच्छा, इसका पॉजिटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसके साथ नेगेटिव है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -a12, ठीक है। हम आराम से देखते हैं। तो a12 वाले कॉलम को हमने छुपाया और रो को भी हमने छुपा दिया, तो मल्टीप्लाई क्या होने वाला, दिस इनटू दिस, तो a21 × a33, a21 × a33 माइनस a31 × a23, a31 × a23, ठीक है। ये भी हो गया a31 × a23। लास्ट की बात कर लेते तो प्लस a13, फाइनल बात करते चलिए। तो ये a13, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो a21 × a32, तो ये हो गया a32 माइनस, बहुत आराम से मैं आपको दिखा रहा हूं, आप आराम से देखते रहिएगा, a21 × a32 और a31 × a22, तो ये हो गया a31 × a22। तो ये एक फाइनल एक्सपांशन हो गया। अगर ये नंबर्स के फॉर्म में हो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अपने एक फेवरेट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगा। आपको ध्यान ये देना है कि जहां पर भी हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस जाता है उसके अबाउट आप एक्सपांड कर ले, ताकि टर्म्स में जीरोस आ जाएगा तो जीरो का कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन के केस में आसान होता है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी हो वैल्यू जीरो आने वाली। तो फिलहाल हमारे पास एक्सपांशन आ गया। अब बात कर लेते हैं कि भैया 4 × 4 तो सिमिलरली करने वाले हम लोग, है ना। तो अब एक चीज को आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर अगर n है, तो उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट जो हमारे पास निकलने वाला है, दैट इज व्हाट, कोफैक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप ध्यान से देखें, ब्लैक कलर का यहाँ पर यूज कर रहा हूं, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये 3 × 3 था, यहां से मैंने R1 को गायब किया, C1 को गायब अब मैंने कर दिया, तो ये मेरे पास जो बचा, इस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। तो आप आराम से एक पॉइंट नोट करिएगा सारे लोग कि n × n अगर मैट्रिक्स है तो उसका कोफैक्टर कितने क्रॉस कितने का होगा, n - 1, ठीक है, एक कम हो जाएगा। 2 × 2 के लिए कोफैक्टर 1 × 1 का, 3 × 3 के लिए कोफैक्टर 2 × 2 का, और जितने एलिमेंट्स होंगे उतने कोफैक्टर्स हमारे पास बनने वाले हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिव्स द नंबर ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर का मतलब क्या कि हमने इसको कैलकुलेट किया विद पोजीशन कोफिशिएंट, और पोजीशन कोफिशिएंट होता है ये, आप ध्यान रखना। सारा का सारा हम यहीं पर क्लियर करते हैं कंसेप्ट, आप पॉइंट नोट करते चलेगा, खासकर अगर जो अभी फर्स्ट टाइम डिटरमिनेंट सीख रहे होंगे, अगर कोई 12th में हो। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है आपके पास पोजीशन कोफिशिएंट के साथ में इस कोफैक्टर की वैल्यू। अगर मैं माइनर की बात कर रहा हूं तो पोजीशन कोफिशिएंट की बात अपन नहीं करते हैं, मतलब हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ये सारे प्लस माइनस की बात हम लोग नहीं करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे। तो माइनर और कोफैक्टर के बीच का बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस, कोफैक्टर इज विथ पोजीशन कोफिशिएंट, माइनर इज विदाउट पोजीशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, डिटरमिनेंट हमने देखा। अब डिटरमिनेंट में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जीरो, क्योंकि हमारे इंडिया ने दिया था जीरो, तो जीरो से रिलेटेड जो भी बात होगी उसको हम लोग डिटरमिनेंट बहुत अच्छे से यूज कर लेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन के थ्रू या एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि जीरो का अच्छे से यूज कैसे करना है डिटरमिनेंट के कैलकुलेशन में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सो एग्जांपल्स ऑफ डिटरमिनेंट की हम लोग बात करने वाले हैं। पहला मैं नंबर के फॉर्म में एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है हम लोग को, और डिटरमिनेंट ऑफ ए सिंपल सा 2 × 2 का एक एलिमेंट है, ए बी सी और डी, ठीक है। आप लोग इसका आंसर पहले ही बता चुके हैं, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान, मैंने दुनिया का सबसे आसान डिटरमिनेंट इसलिए लिया था कि जस्ट दिख जाए कि भैया अच्छा डिटरमिनेंट कैलकुलेशन ऐसा होता है। ओके, 3 × 3 की अगर बात करते हैं, अब मैं नंबर्स के फॉर्म में चलता हूँ, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में ले लेता हूँ फॉर 3 × 3।
सो 3x3 के लिए मैंने बहुत ही बेसिक सा एक डिटरमिनेंट बना, मेरा फेवरेट है 1 2 का 4, आगे क्या होता है इसके 4 2 का 1 नहीं, मैंने ले लिया 786। ये बेसिकली बॉलीवुड और हॉलीवुड का मिक्स मैट्रिक्स है। 1 2 का 4 अनिल कपूर, 786 अक्षय कुमार, बॉन्ड 007 जेम्स बॉन्ड। तो हमारे पास आ गया हॉलीवुड बॉलीवुड का एक प्यारा सा मैट्रिक्स। अब देखिएगा यहां पर मैंने जीरो यूज किया है ना, तो इस जीरो के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको इसके अबाउट एक्सपांड कर देता हूं, तो पहले अगर हम लोग देख ले कि भैया एक्सपांशन क्या हो रहा है। नॉर्मली हम किसके अबाउट करते हैं, हम करते हैं R1 के अबाउट, ठीक है ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं R1 के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैंने इसको छुपाया, ये हो गया 1, जैसे मैंने इसको छुपाया 7 8 जा 56 माइनस 0 और मैं लगाया -2, यहां पे देखिएगा इसके लिए -2, इसको छुपाया क्या हुआ 7 7 जा 49 और इससे इसका मल्टीप्लीकेशन -0, आगे मैंने किया -4 होगा कि +4 और मैंने इसको छुपा दिया, इसके साथ क्या हुआ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, कंप्लीटली 0 -0 कुल मिला के 0। फिलहाल यहां पर हमारे पास आ रहा है 56, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ माइनस, और यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर हमारे पास आ रहा है 98, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ रहा है -42, ये हमारे पास आंसर हो गया। -42 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस डिटरमिनेंट, राइट। -42 इज द करेक्ट आंसर। बट अगर मैं इसका इतना लंबा हमने एक्सपेंशन किया R1 के अबाउट, यहां पर मैं लिख देता हूं अबाउट R1 हमने एक्सपांड किया। अगर बात कर लेता हूं कि भैया हम लोग को R1 के अबाउट नहीं करना, हम लोग करना है R3 के अबाउट, ठीक है। तो R3 के अबाउट क्या हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं अबाउट R3, तो मैंने यहां पर लिखा अबाउट R3। एक्सपांशन अबाउट R3 आप लिख लें, एक्सपांशन अबाउट R3, तो R3 के अबाउट करते हैं 0 0 है तो 0 हो गया, बचा 7 है ना, तो ये बचा कितना 7, ठीक है। अब 7 के लिए ये छुपेगा, ब्लैक कलर का यूज, 7 के लिए ये छुपने वाला है, और को क्या छुपने वाला है, ये छुपने वाला है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा दिस इनटू दिस, तो कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा दिस इनटू दिस, तो कितना हो गया, ये हो गया 8 1 जा 8, और माइनस कितना -14 इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो 7 2 14, और ये तो हमारे पास 7 के अबाउट हमने क्या एक एक्सपेंशन, क्योंकि 0 0 को यूज करना है, क्या 0 0 को यूज तो करना नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है 7, हमारे पास आ गया 8 माइनस कितना 14, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ हो गया कितना 6, कितना हुआ ये, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बोलिए कितना आने वाला है, कितना आने वाला है -42। तो दोनों के केस में आया सेम वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जीरो का इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है। एक्सपांशन के लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि भैया अगर जीरो नहीं दिया हो तो जीरो बना देंगे। तो जीरो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन में, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं। दैट मीन्स व्हाट, एलिमेंट्स को ही हम ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, किस फॉर्म में, शून्य के फॉर्म में, जीरो के फॉर्म में, नल के फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट से रिलेटेड अगर मैं बात कर रहा हूं तो डिटरमिनेंट के खेल में सबसे इंपॉर्टेंट खेल किसका है, शून्य का। जैसे हमने यहां पर देखा, ये हमने एक्सपांशन किया, जबरदस्ती का एक्सपांशन। नीचे हमने देखा कि भैया इसके अबाउट में एक्सपांशन किया, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आंसर हमारे पास, ठीक। तो हम जीरो का खास ख्याल रखने वाले हैं। जीरो के खास ख्याल का मतलब हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमको सीखना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारा अगला एक टारगेट होने वाला है। तो एक एक करके, जहां पर हम एक कोटेशन पढ़ते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब हमको जरूरत पड़ी है जीरो करने की, अब हम सीखने वाले हैं क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए सीखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यार इसमें होने क्या वाला है, एलिमेंट चेंज होने वाला है, ठीक है। एलिमेंट्स में चेंज होने वाला है, ठीक है। मैसेज हम लोग आजकल ऐसे ही टाइप करते हैं, एलिमेंट्स में चेंज होने वाला है। हम लोग को लिखना होता है तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स लिखते हैं। तो एलिमेंट्स में चेंज का मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये कि भैया ऐसा कोई ऑपरेशन हम लोग कर लें जिससे एलिमेंट्स को हम सिंपल कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एलिमेंट्स में चेंज टोटल 3 तरीके से हम कर सकते हैं। आप आराम से देखिएगा। जो फर्स्ट तरीका हमारे पास है वो अगर आप नोट करना चाहें, पहले आप नोट कर ले एक एक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा कि वी कैन इंटरचेंज एनी रोज और एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। आप 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब आपने कैसे किया,
R1 को सपोज आपने चेंज कर दिया R3 के साथ, ठीक है। सेकंड, वी कैन मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर टू एनी रो और एनी कॉलम। इसका मतलब आप किसी रो या फिर कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना वो ये कि किसी भी रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करने के पश्चात आप उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप नोट करना चाहें, वी कैन मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर टू एनी रो और कॉलम एंड ऐड और सब्सट्रैक्ट विद अनदर रो और कॉलम। दैट मीन्स रो को रो के साथ सब्सट्रैक्ट करना, कॉलम को कॉलम के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये तीन ऑपरेशन लगाने के बाद हम लोग को तीसरा जो ऑपरेशन है, ये जो थर्ड ऑपरेशन है, इसका ध्यान रखना, ये ज्यादातर हम लोग यूज करने वाले हैं। नॉर्मली ये दोनों ऑपरेशन कभी यूज नहीं होता है ना। तो एक एलिमेंट में चेंज लाने का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास सपोज करते हैं, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट करना होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके रैंक भी कैलकुलेट करना होता है। तो मेरा आज का जो टारगेट है इस वीडियो का वो ये कि डिटरमिनेंट तो कैलकुलेट करेंगे, इट्स ओके, हम ट्राई करेंगे शून्य लाने का, जीरो करने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भैया हमारे पास एलिमेंट में 2 क्रॉस 2 का ले लिया, मैंने लिखा 2 और -1 और मैंने लिखा यहाँ पर 3 और 2, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर इसके डिटरमिनेंट की बात करें तो इसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, इसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला, आप ध्यान से देख के बता सकते हो। गया आपके पास 2 और ये हो गया आपके पास 3, टोटल हो गया आपके पास 5। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं चाहूं कि इसका मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूं, आंसर आना जरूरी नहीं, आंसर आना जरूरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसेप्ट और अच्छा होना चाहिए। अब ये तो था 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, तो मैंने ऐसे निकाल लिया। अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो मेरे को थोड़ा सा स्टेप फॉलो करना होता, या 4 क्रॉस 4 का होता तो और ज्यादा स्टेप फॉलो करना होता। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसके एलिमेंट्स में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस 3 को 0 कर देता हूँ या इस 2 को 0 कर देते हैं, मान के चलेगा, तो उससे क्या होगा कि हमको सिर्फ एक मल्टीप्लाई करना पड़ा और आंसर हमारे पास आ गया। तो सिंपल सी चीज करता हूं, मैं किसी भी एक एलिमेंट को 0 किया, सपोज मैं 3 को 0 कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर R2 इज चेंज्ड बाय R2 माइनस 3R1। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें 3 में मल्टीप्लाई किया, इस 3 से माइनस किया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास कैसा आ रहा है, मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है 3, ये हो गया 3 है 0, तो ये आ गया 1, ये आ गया -1, ये आ गया कितना 0, और ये 3 और ये हमारे पास 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। अब बोलेंगे इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, तो सिर्फ दिख रहा है हमको, मल्टीप्लाई करना नहीं, माइनस कुछ करना नहीं, सीधे 5, ठीक है। तो हमने एक स्टेप तो सिंपल कर ली। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने किया था 2 और -3, दैट मींस +3, तो 5 आया था। यहां मेरे को देख के बोल रहा हूं कि मैं 5 आ रहा है, बिकॉज ये डायरेक्टली बन चुका है ऐसा, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो तुम्हारा टारगेट क्या होने वाला है कि भैया मैक्सिमम 0 हम लोगों को अचीव करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया, इस फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक सा एग्जांपल हमने यहां पर देखा। एग्जांपल देखने के बाद जैसे ही एलिमेंट 0 हुआ, डिटरमिनेंट निकालना और आसान। अब सोचिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं 3 क्रॉस 3 की, ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 में तो और भी ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को 0 करने का हम ट्राई करने वाले, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग 3 क्रॉस 3 का भी लेते हैं, यहीं पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक और एग्जांपल अपन क्रिएट कर रहे हैं फॉर 3 क्रॉस 3, फॉर 3 क्रॉस 3, ठीक है। मैं ब्लू कलर का यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक 3 क्रॉस 3 का मैंने एग्जांपल ले लिया, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 -2 3, कुछ भी, क्योंकि ये मैट्रिक्स है यार, तो नंबर तो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो हमारा मन करे, है ना। आप भी अपने मन से नंबर सजेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि क्लास होती तो मैं आपको बोलता आप नंबर सजेस्ट करो, आप वीडियो के अंदर से तो सजेशन दे नहीं सकते नंबर्स का। फिलहाल मैं लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे मैंने ले लिया 4, और यहाँ पे ले लिया मैंने 1, यहाँ पे मैंने ले लिया 3, यहाँ पे लिया 0, और यहाँ पर ले लिया -2, ठीक। तो एक 3 क्रॉस 3 का हमारे पास मैट्रिक्स बना, ठीक है। अब इसके बात करते हैं डिटरमिनेंट की। तो डिटरमिनेंट जब इसका सॉल्व हमको करना है, तो डिटरमिनेंट इसका सॉल्व करने के लिए जो टारगेट हमारे पास होने वाला है क्या, कि या तो मैं डायरेक्ट एक्सपांड कर लूं। चलिए अगर एक्सपांशन से सॉल्व करते हैं तो क्या होने वाला है, तो ये मैंने लिया 1, सॉल्व हम लोग कर रहे हैं, तो ये छुपा कितना हो गया हमारे पास -8, फिर मैंने लिया माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी था तो ये हो गया +2, फिर मैंने इसको छुपा दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको मैंने हाइड किया तो ये हमारे पास हो गया -4, और ये हमारे पास -3, तो -7 आपके पास, और ये हमारे पास +3, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास आ रही होगा 0, और ये हो गया -12, ठीक। तो ये सॉल्व हो गया, ये हमारे पास आ गया -8, ये हमारे पास आ गया -14, -8 -14, और ये हमारे पास आ गया कितना -36। तो एक
हाँ इसको कैलकुलेट कर ले तो जो भी हमारे पास आंसर है वो आंसर हमारे पास हो गया। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर भी लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया 50 है ना, 36 और 14 हमारे पास 50 और ये -58, तो हमारे पास आ गया -58। दिस इज आवर आंसर। अब मैं बात करता हूँ इसको जीरो लाने की, या इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं और ज्यादा से ज्यादा जीरो क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं सपोज इसको जीरो करता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, ब्लैक कलर का मैं यूज कर रहा हूँ, ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने किया यार R2 इज चेंज्ड बाय R2 माइनस 2R1। ठीक है, सिमिलरली इसको जीरो करने के बाद मैं इसको भी जीरो कर सकता हूँ, हालांकि हो सकता है ये इसमें चेंज आए। फिलहाल मैं इसको भी जीरो किया, तो मैंने लिखा R3 इज चेंज्ड बाय R3 माइनस 3R1। तो मैंने चेंज किया, इन दोनों को मैंने किया जीरो। उसके बाद फिर 2 जीरो आने के बाद मैं सिंगल एक एक्सपांशन करूंगा और हमारे पास आंसर आने वाला है। फिलहाल अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के पश्चात जो हमारे पास मैट्रिक्स आने वाला है, उस मैट्रिक्स को हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से आप भी देखिएगा। जो मैट्रिक्स हमारे पास आने वाला है और उसके बाद 2 जीरो आने के बाद सीधे उसके डिटरमिनेंट की बात करेंगे और देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आने वाला। फिलहाल हमारे पास क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो पहली रो में कोई चेंज नहीं, तो मैंने लिखा 1 -2 3। मैं बहुत ही आराम से इसको कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि प्लस माइनस की माइनर मिस्टेक्स होती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिलहाल मैंने किया R2 माइनस 2R1, यहां पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, इससे मैंने माइनस किया, जीरो हो जाएगा ये वाला। यहां पर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया और फिर R3 से माइनस किया, 3 का मल्टीप्लाई 3 से माइनस, तो ये भी जीरो होने वाला है। बहुत ही आसानी से हम इन दोनों को जीरो करने वाले, आगे देखने वाला है कि होने क्या वाला है। फिलहाल चलिए इसमें चेंज आने वाला है, मैं यूज कर रहा हूं ब्लू कलर, इसमें चेंज आने वाला है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई इससे माइनस तो जीरो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इससे माइनस, ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो ये होगा -4 और 4 से माइनस, तो ये कितना आ गया 8। इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इससे माइनस, तो माइनस और ये -6 -1 1 -6 दैट मीन्स व्हाट -5। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई इससे माइनस 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई इससे माइनस +6 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई इससे माइनस, तो ये हो गया -9, ध्यान रखिएगा -2, ठीक है, और -9, तो ये कितना हो गया -11। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपांड करने की, तो ध्यान से देखिएगा मैं एक्सपांड कर रहा हूं, यहाँ पर रेड कलर का आप ध्यान रखिएगा, मैं एक्सपांड कर रहा हूँ इसको C1 के अक्रॉस या C1 के अबाउट में इसको एक्सपांड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये आ गया हमारे पास 1, ब्रैकेट मैंने यूज किया, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, इसको एक्सपांड करने वाले हम लोग। ठीक है, C1 के अबाउट एक्सपांड कर रहे हैं तो क्या क्या गायब होगा वो देख लेते हैं। तो गायब होने वाला है, मैं उसको रेड कलर से यूज कर लेता हूँ, गायब होने वाला है R1 और गायब होने वाला है C1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया कितना -88 और माइनस, और ये हमारे पास माइनस और माइनस कितना है भैया +30, और क्लियरली विजिबल है कि 88 में से अगर 30 गया, -88 और 30 तो कितना गया -58। दिस इज अवर आंसर। तो दो तरीके हो चुके हैं। पहला तरीका क्या हो रहा है, पहला तरीका एक नॉर्मल एक्सपांड करके हमने सॉल्व किया, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकंड तरीका क्या हुआ, मैं चूंकि एलिमेंट्स में फॉर्म करके जा रहा हूं, क्वेश्चन हमारे पास यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या 12th के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें XYZ के फॉर्म में भी होता है, तो वहां पर भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा उपयोगी है या यूजफुल है। मैं प्रॉपर्टीज की भी बाद में बात करूंगा, पहले मैं चाहता हूं एकदम बेसिक लेवल पे अपन धीरे धीरे आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बिकॉज गेट एकेडमी प्लस का जो मेन मैंने मिशन फर्स्ट डे में बोला था वो ये, जो उसका मेन मिशन है वो ये कि हम बात करें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इससे गेट वालों को भी डेफिनेटली फायदा होगा कि स्टेप बाय स्टेप होने के वाले, जो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकंड ईयर में होंगे, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, वो भी सीखेंगे कि अपने को मूव कैसा करना। ठीक है, कोई क्योंकि यार ऐसा होता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भरने का मतलब यार ये हो रहा है कि थोड़े थोड़े से स्टेप हम लोग को सीखते जाना है और आगे के हम लोग फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने वाले। तो यूनिवर्सिटी टू कॉम्पिटिटिव, दिस इज द गेट एकेडमी प्लस। तो ये हमारे पास आया दो तरीका। फर्स्ट जो तरीका था वो ये कि हमने क्या एक्सपांशन के थ्रू एक्सपांड किया। सेकंड जो तरीका वो ये कि मैंने बात करी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इस वीडियो में आपने जो बेसिक सीखा वो ये कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कैसे करने वाले हैं, उसके बेसिक एग्जांपल की हमने बात करी है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। कुछ डिटरमिनेंट आते हैं प्रूफ करने वाले, कुछ बेसिक डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने वाले, कुछ आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। तो सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। यहां पर हम देखने वाले एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन में सिंपल बोला हुआ है कि प्रूव करना, एक 3x3 का डिटरमिनेंट और एक हमारे पास सिंपल सा एक अलजेब्रिक वैल्यू आ रही है, उसके बारे में हम देखने वाले कि होने के वाला है, कैसे सॉल्व होने वाला। तो यहाँ पर जो प्रूफ होने वाला है इसको आपको देखते हुए कदम उठाना है कि भैया जो प्रूफ होने वाला है वो आने क्या वाला है। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें हम बात करें तो भैया ए
और x के बारे में x माइनस ए के फॉर्म में आ रहा है, तो x माइनस ए जो हमको दिखने वाला है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अगर मैं माइनस कर दूं तो दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा हमको प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमने देखा था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करने वाले हैं। वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो मैंने इसको यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया, एक यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने लिया सॉल्व और मैंने लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जैसा हम करते आ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो मैं लिख रहा हूं गिवन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, ठीक है, आप डेट भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैंने इसको ले लिया, डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स ए एक्स ए और ए एक्स। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में फ्रेम गेट के एग्जाम में भी हो चुका है, बट फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने कैसे सॉल्व किया, ध्यान से देखिएगा। तो मेरा टारगेट है x माइनस ए का जैसा कुछ है, तो वो आ कहां से सकता है, वो यहां से और यहां से आ सकता है। तो मैं सीधे सीधे एक ऑपरेशन अप्लाई करने वाला हूं, तो मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग, ठीक है, या मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग दिस माइनस दिस कर दूं मैं। तो मैं नॉर्मली नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, तो मैंने लिखा R3, लास्ट रो से मैंने स्टार्ट किया, R3 इज चेंज्ड बाय R3 माइनस R2। ध्यान से देखिएगा इसके बाद ऑपरेशन क्या होने वाला है। तो आप याद रखिएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स, या जो डिटरमिनेंट वो कहलाता है ट्रांसफॉर्म्ड। तो यहाँ पर तो इक्वल के साइन के साथ हम यूज करने वाले हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन का भी साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज किया और मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट आने वाला है वो एक्स, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं तो मैंने लिखा एक्स ए और ए, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं तो मैंने लिखा ए एक्स और ए, और थर्ड रो में चेंज ए माइनस ए, जीरो, क्योंकि आप R3 से R2 को माइनस कर रहे हो, ए माइनस एक्स, तो मैं माइनस साइन के साथ इसमें लिख रहा हूं एक्स माइनस ए। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है दिस माइनस दिस, तो जो मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स माइनस ए। चलिए ठीक है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो गया, ठीक। क्लियरली विजिबल है कि नीचे वाली रो से हम कॉमन ले सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि डिटरमिनेंट से कॉमन कैसे लेना है, आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एलिमेंट्स को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है यहाँ देखिएगा, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, मैंने बाहर ले लिया एक्स माइनस ए को, है ना, इससे मैंने बाहर लिया एक्स माइनस ए, इससे मैंने बाहर लिया एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए इज आउट। अंदर जो डिटरमिनेंट हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो ये आ गया फर्स्ट, तो ये हो गया एक्स ए, सेकंड आपके पास क्या ए एक्स ए, और थर्ड आपके पास क्या 0 माइनस 1 और 1, ठीक है। अब फिर से हम बात करते हैं कि हमको जो प्रूफ करना है उसमें लाना है एक्स माइनस ए का स्क्वायर। फिर से मैं इससे अगर इसको माइनस कर दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ एक्स माइनस है, तो मैं फिर से एक अप्लाई कर रहा हूँ, R2 इज चेंज्ड बाय R2 माइनस R1, ठीक है। मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग दिस। आप चाहते तो यहां पर जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, जब मैं फर्स्ट जो डिटरमिनेंट का वीडियो था उसमें मैंने किया था कि डायरेक्टली मैं इसको इससे माइनस कर दूं, इसको इससे माइनस कर दूं और इसको इससे माइनस कर दूं। दैट मींस मैं एक साथ दो ऑपरेशन भी लगा सकता हूं, बट इस क्वेश्चन में मैं दोनों को अलग अलग आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली, वो आ गई क्या एक्स माइनस ए। डिटरमिनेंट में कहां पे चेंज नहीं आया भैया, R1 में कोई चेंज नहीं आया, तो मैंने लिखा एक्स ए, और चेंज आ रहा है हमारे पास R3 में क्या नहीं, तो मैंने लिख दिया इसमें 0 माइनस 1 और 1, और चेंज कहाँ आ रहा है दिस माइनस दिस आप कर रहे हो, तो माइनस साइन के साथ मैंने लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए, और ए माइनस है हमारे पास 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, चलिए ठीक है, इक्वल टू। अब इससे फिर से हमने कॉमन निकाला, तो ये हो गया एक्स माइनस ए ऑलरेडी था, दूसरा एक्स माइनस ए फिर से बाहर, तो आ गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और अंदर क्या बच रहा है एक डिटरमिनेंट, और उस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करने वालों क्योंकि आपके पास दो 0 रेडी है। हमारे पास फर्स्ट है क्या x, सेकंड क्या a, और थर्ड हमारे पास रो क्या आ रही, सेकंड रो माइनस 1 1 और 0, और ये हमारे पास क्या 0 माइनस 1 और 1, ठीक। बहुत आसानी के साथ अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक रो या कॉलम के अबाउट इसको एक्सपांड कर दे, चाहे तो और भी इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कर सकते हैं जिसकी नीड शायद नहीं होने वाली है। फिलहाल अगर हम देखने से इसमें जो हमको दिख रहा है उसके बारे में हम बात कर ले, तो किसी भी रो या तो हम आने वाला क्या है हमारे पास x माइनस एक्स प्लस 2a के फॉर्म में आने वाला है, बिकॉज x माइनस ए का स्क्वायर तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। चलिए तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपांड कर देते, तो मैं लिख रहा हूँ एक्सपांडिंग, आप डिसाइड करिए किसके अबाउट करना है, मैं उसके अबाउट
एक्सपांड कर दूंगा। जैसे हमारे पास ज्यादा जीरो कहां पर है भैया, एक जीरो यहां पर, एक जीरो यहां पर है, ठीक है। तो मैं उसको एक्सपांड कर लेता हूं C1 के अबाउट, क्योंकि एक जीरो तो दिख रहा है कम से कम, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपांड किया, एक्सपांडिंग अबाउट कॉलम 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हम रेडी। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर। एक्सपांशन के अंदर जो भी आने वाला वो देखते हैं। तो हमारे पास आया x मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास x आ रहा है, दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस, तो हमारे पास सिर्फ बचा x, ठीक है। 1 इंटू 1, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, और हमारे पास इधर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। तो ये 1 के लिए एक्सपांड हुआ, तो ये छुप गया हमारे पास और ये छुप गया हमारे पास, तो ये a और माइनस माइनस प्लस a, तो हमारे पास कितना आ गया 2a, a प्लस a 2a। फाइनल आंसर हम देख रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है x प्लस 2a और हमारे पास क्या x माइनस a का होल स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर। और हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड और हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या करना था भैया, x प्लस 2 है, दैट्स इट, और x माइनस a का होल स्क्वायर। सो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। तो यहां पर हमने दोनों अप्लाई किया, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको अप्लाई करने का और तरीका हो सकता था, हम और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते, हम एक साथ दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते, एक्सपांशन के पहले एक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते। मैं चाहता था इस क्वेश्चन बताऊं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली लगाना कैसे है, वो सेकंड एक्सपांशन वाला जो टर्म है उसमें हम थोड़ा सा देखें कि अगर मैं चाहता तो किसी भी एक को और ट्राई करता जीरो करने का, इन दोनों को ऐड करता, कुछ और करता, यहां से इसको माइनस करता, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और भी लगाया जा सकता था। बट हम चाहते थे कि सिंपल एक हम क्वेश्चन देखें जिसका हम रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट सीख जाए। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान। हमने पहला देखा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड हमने देखा एक्सपांशन। दोनों आपको करना है, आपको पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी फोकस करना है, आपको ट्राई करना है जीरो लाने का या कुछ कॉमन टर्म बाहर निकालने का। सेकंड आपको ट्राई करना है वो ये कि आपको एक्सपांशन करना आना चाहिए विदाउट मिस्टेक्स ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं डिटर्मिनेंट के। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन के साथ में आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो आप पॉइंट्स आराम से नोट करते चलना, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्रूव करना है, दोनों क्वेश्चन हम विदाउट एक्सपांशन प्रूव करने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों में मैं एक प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूं, वो प्रॉपर्टी आप पहले नोट करिएगा, फिर हम लोग यहां पर यूज करेंगे। राइट डाउन प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज एंड टू कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और सेम देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये हमने क्लास 12 में फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं उसी के बेस क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके पास, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ऐसे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ चुके हैं, पॉली के एग्जाम में भी आ चुके हैं, डिप्लोमा या पॉली जो भी बोले उसके एग्जाम में भी आ चुके हैं, साथ ही साथ ये क्वेश्चन आ चुका है क्लास 12 के भी एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है कि यार इसको जीरो लाना है हम लोग को, ठीक है। तो मैंने, आप नोट करिएगा क्वेश्चन है प्रूव दैट this determinant is equal to 0 and the second question is prove that this determinant is equal to 0। पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फोकस यहां पर होना चाहिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग को दिख रहा है कि x y z और x y z, इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करता हूं, मैंने यहां पर प्रूव दैट वाले पार्ट को हटाया और मैं इसके रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो मैंने लिया लेट लेफ्ट हैंड साइड। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेन की खराबी की वजह से दूसरा पेन चेंज, तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास आया लेट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट किया, हमारे पास अभी जीरो तो राइट हैंड साइड, उसको तो मैंने छोड़ दिया। अब जैसे मैं इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, मैं लिख रहा हूं क्या R1 is changed by R1 plus R2। अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड तो दिख गया है ना। तो ऑपरेशन के बाद जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है वो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, वो डिटर्मिनेंट आ रहा है ऐसा। अब यहाँ पर एक चीज एकदम फोकस रखिएगा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कैसा है। अब हम प्रैक्टिस पे आते हैं, ठीक है। बिकॉज p प्लस पी इज इक्वल टू पी, हमारा पुराना फंडा। तो यहां पर हमने अप्लाई किया तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर हमने अप्लाई किया तो y प्लस जेड प्लस एक्स, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर हमने ऐड किया तो यह z प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। फाइनल R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में कोई चेंज, बिल्कुल बेकसूर है R3, कोई चेंज नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो प्रॉपर्टी बेस हम बात कर रहे थे, वहां पर आइडेंटिकल लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं R1 से इसको कॉमन ले लूं, टेकिंग आउट, ऐसा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पर टेकिंग आउट x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, राइट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिएगा डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इज आउट, बचा हमारे पास क्या 1 1 1। यहां पर हमारे पास क्या z x
एंड वाई, एंड अगेन हमारे पास 1 1 एंड 1. सी R1 and again R3 both are identical. First हमने प्रॉपर्टी देखी, if the two column or two rows are identical, that means determinant is equal to 0, so we can implies delta is equal to 0. तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. सेकंड क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम सॉल्व करते हैं. तो अगेन मैंने यहां पर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो प्रूफ वाला पार्ट था ये बन चुका है लेफ्ट हैंड साइड के कन्वर्जन फॉर्म में, और ये हमारे पास इक्वल टू 0 जा चुका है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम अप्लाई करने वाले, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. आपको बता दो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 बार इस क्वेश्चन को मैंने अलग अलग जगह पर देखा. पहला इसको मैंने देखा प्रीवियस ईयर के 12th के पेपर के एग्जाम में 2 मार्क में क्वेश्चन था. दूसरा मैंने इसको देखा कि गेट के एग्जाम में 1 मार्क में ये प्रीवियस ईयर में फ्रेम हो चुका है. तीसरा जब मैंने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन देखे तो वहां पर लिखा था विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो दिस, इसको हम सितारा अगर लगा दें तो 3 सितारा क्वेश्चन हमारे पास. ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं. तो यहां पर दिख रहा है 1/a 1/b 1/c ऐसा दिख रहा है हम लोग को. अच्छा, अब इसमें अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं यहां पर कर दूं a b और c, इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई अगर करना चाह रहा हूं तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा अप्लाई, क्योंकि यहां पर अगर ए बी सी आ जाए, यहां ए बी सी आ जाए तो ए बी सी को हम कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट. तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं R1 इज चेंज्ड बाय AR1, R2 इज चेंज्ड बाय BR2, R3 इज चेंज्ड बाय CR3. इससे फायदा क्या हुआ, C3 को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ABC आ गया, यहां पर ABC आ गया, यहां पर ABC आ गया, और यहां 1 1 और 1 आ गया. बिल्कुल पुराने के जैसा क्वेश्चन होगा, बट आप एक चीज का केयर करिएगा, आप कहीं पर नोट भी कर लीजिए, जब भी किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट से उतने को ही डिवाइड करना पड़ेगा. इसका मतलब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उतने से. आपने A से मल्टीप्लाई किया, आपको A से डिवाइड करना पड़ेगा. आपने B से मल्टीप्लाई किया, आपको B से डिवाइड करना पड़ेगा. आपने C से मल्टीप्लाई किया, फाइनली आपको C से भी डिवाइड करना पड़ेगा. और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. ध्यान से देखिएगा, A का मल्टीप्लाई तो हो गया 1, ये हो गया A स्क्वायर और ये हो गया ABC. नेक्स्ट B का मल्टीप्लाई, ये हो गया 1, ये हो गया B स्क्वायर और ये हो गया ABC. फाइनली थर्ड 1 और C स्क्वायर और क्या ABC. अगेन आपके पास सेम दिमाग चलने वाला है कि आप टेकिंग आउट ABC फ्रॉम C3 लिख लेते हैं, टेकिंग आउट ABC फ्रॉम क्या C3. आपको क्या मिला, ध्यान से देखें. तो ये भैया ABC तो दोनों नमस्ते लंदन हो गया है ना, कट गया. तो क्या बचा क्या 1 1 1 और क्या बचा A स्क्वायर B स्क्वायर और क्या C स्क्वायर और क्या बचा 1 1 1. आपको फिर से दिख रहा होगा सेम, अगर मैं रेड कलर से इसको डिनोट कर रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है C1 एंड C3 बोथ आर व्हाट आइडेंटिकल. आपको यहां पर क्लियरली विजिबल है, और आपको लिखना भी पड़ेगा कि C1 और C3 की जो वैल्यू है वो आइडेंटिकल आ चुकी है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट वी कैन से द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. तो यहां पर भी हेंस प्रूव्ड. तो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास. तो कंसेप्ट क्या एक्सपांड किया, नहीं. बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यस. एंड द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यस. एंड वी हैव प्रूव्ड दिस 2 क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू सो मच. एक और बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इवैल्यूएट दिस वैल्यू. ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है. इसको हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे कि एग्जाम में हमको लिखना भी कैसे, ताकि आपको पता रहे कि डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन होने कैसे वाला है. साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि एग्जाम में डिटर्मिनेंट को अभी पढ़ाने का सेंस ही बनता है, क्योंकि आगे जितने डिटर्मिनेंट के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आपके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में परफेक्शन लाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नंबर वाले नहीं हम लोग के पास, ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन है. ठीक है, तो हमारे पास इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट जो हमको स्टेप दिख रहा है कि यहाँ से x कॉमन निकल सकता है, यहाँ से y कॉमन निकल सकता है और यहाँ से z कॉमन निकल सकता है. ठीक है, तो मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट. तो मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया यहीं से, तो मैंने लिखा सॉल्यूशन में गिवन, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो गिवन है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही आराम से करते हैं. तो मैंने लिखा है यहाँ पर टेकिंग आउट, या टेकिंग कॉमन भी लिख सकते हैं आप, टेकिंग कॉमन x, y एंड z फ्रॉम R1, R2
एंड R3 रिस्पेक्टिवली तो आपने R1 R2 और R3 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो डेल्टा हमारे पास क्या आ रहा है, तो डेल्टा हमारे पास आया फर्स्ट x कॉमन, y कॉमन एंड z कॉमन। बचा क्या यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर क्या बचा x और क्या बचा x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास बचता है 1 y और y स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास बचा 1 z और z स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, आपने ये क्वेश्चन पहले भी देखा होगा, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन हमारे पास बन चुका है। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जो इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आराम से देखते रहिएगा। तो मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अप्लाई किया, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज जब भी 1 1 1 दिखता है तो आप ट्राई करें कि उसको जीरो में कन्वर्ट करने का। तो मैं इसको भी जीरो करने वाला हूँ, मैं इसको भी जीरो, एक ही स्टेप में मैं करने वाला हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और मैंने लिखा यहाँ पर R2 is changed by R2 minus R1 एंड इसको मैंने इससे चेंज किया और R3 is changed by, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैंने इसमें इसको माइनस किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इसको माइनस कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा R3 माइनस R1। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि R1 चेंज नहीं हो रहा, R2 और R3 चेंज हो रहा है। चलिए इसे डिटरमिनेंट को ऊपर लेके चलते। तो डिटरमिनेंट हमारे पास है x, y और z। चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास पहला रो में कोई चेंज नहीं, तो 1 x और x स्क्वायर, देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट रो। सेकंड रो में क्या चेंज हमारे पास है, 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया 0। ये हमारे पास आ गया y माइनस एक्स और ये हमारे पास आ गया क्या, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 1, तो ये 0 हो गया। और ये हमारे पास z माइनस एक्स, तो ये हो गया z माइनस एक्स। और नेक्स्ट हमारे पास क्या, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब आपको क्लियर है, एक हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो यहां से तो भैया y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, z माइनस एक्स z प्लस एक्स, तो दोनों कॉमन निकल गया, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा एक्स वाई जेड तो है ही। R1 से तो मैं यहां पे लिख लेता हूं टेकिंग आउट, फिर से टेकिंग आउट या टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3, बिल्कुल आराम से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हमारे पास है ही, बचा हमारे पास क्या y माइनस जेड और इनटू हमारे पास क्या x क्या था z माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया z माइनस एक्स, ओके। चलिए फर्स्ट रो नो चेंज, सेकेंड रो हमारे पास 0 1 और क्या y प्लस एक्स, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। सेकेंड हमारे पास क्या 0 1 और क्या z प्लस एक्स, ठीक है। अब मैं एक और चीज मेरे को दिखा, जब भी 2 1 दिखे इसको आसानी से जीरो किया जा सकता है। तो मैं इसको दिस माइनस दिस, मतलब एक से एक को माइनस कर दिया। मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूं अगेन, क्योंकि एक बार अप्लाई कर चुके तो दूसरी बार जब मैंने बताया था कि मैं अप्लाई करूं तो मैं लिखूंगा अगेन अप्लाइंग या ऑपरेटिंग, हम लिख सकते हैं ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों लिख सकते हैं। R3 इज चेंज्ड बाय R3 माइनस R2, बहुत ही आसानी से हमने फिर से अप्लाई किया। तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू क्या दिखेगा, एक्स वाई जेड y माइनस जेड z माइनस एक्स और एक और डिटरमिनेंट हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में भी कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं, सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं, और थर्ड रो में चेंज यस, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 और दिस माइनस दिस, तो एक्स एक्स घटा हमारे पास क्या है z माइनस वाई, ठीक है। अब क्लियरली विजिबल है कि जब भी 0 0 और एक कोई वैल्यू तो वहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा क्या है वो देखते हैं। तो डेल्टा हमारे पास है x इंटू वाई इंटू जेड, बचा क्या y माइनस जेड और क्या बचा z माइनस एक्स और क्या कॉमन निकला यहां से। तो फिर से टेकिंग आउट आप लिखने वाले यहां पर टेकिंग आउट, आप क्या ले रहे हैं टेकिंग आउट z माइनस वाई, कहां से फ्रॉम R3, ठीक है। आपने R3 से कॉमन निकाला, क्या बचा यहां पर देखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास z माइनस वाई और फाइनल डिटर्मिनेंट क्या बच रहा है हमारे पास। तो हमारे पास बचा क्या 1 एक्स स्क्वायर 0 1 y प्लस एक्स और क्या 0 0 और 1। अब ध्यान से देखिएगा,
जब इसको आप एक्सपांड कर रहे हैं या जब इसको आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 0 आ चुका है, इसका मतलब आप इसके अबाउट इसको एक्सपांड कर रहे हैं तो ये हमारे पास कैंसल आउट होने वाला है, ये हमारे पास कैंसल आउट। और जब इस 2 क्रॉस 2 के आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1 और समथिंग इंटू 0 दैट मीन्स 0, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है ये। इसको अगर मैं फिर से इस वाले बोर्ड पे चलते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने लिख दिया यहां पर एक्सपांडिंग अबाउट, आपने इसको एक्सपांड कर लिया अबाउट क्या C1, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर, तो फाइनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, फिर से मैं लिख रहा हूं रीराइटिंग द अबव वैल्यू। आपको एग्जाम में एक एक चीज लिख के बतानी है कि भैया आप लिख क्या रहे हैं एग्जैक्टली, आप कर क्या रहे हैं, वो सारा आपका रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक करी है, वो ये कि यार y माइनस एक्स और z माइनस एक्स को हमने कॉमन लिया तो ये y माइनस जेड हमने यहाँ पर लिखा है, इसको हम सुधार लेते, कोई बात नहीं, भूल चूक लेनी देनी, ऐसे मिस्टेक्स होते रहती है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसका केयर करें कि मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आया y माइनस एक्स कॉमन लिया था तो ये सारा z जो हमारे पास है बस x होने वाला है और कुछ नहीं, है ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया x, ठीक, कोई बात नहीं, ओके। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि यार आंसर जो है कुछ अजीब सा दिख रहा है, बिकॉज y माइनस जेड और z माइनस वाई दोनों कैसे एक साथ आ गया और मल्टीप्लाई होके फिर तो कुछ और हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ गया एक्स माइनस वाई, माइनस ऑलरेडी कॉमन है, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो गया हमारे पास क्या, अगर इससे मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो गया हमारे पास y माइनस जेड और ये हमारे पास z माइनस एक्स को ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि हमने 2 बार माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर एक बेसिक सी देखिएगा, जब भी आप एग्जाम में सॉल्व भी कर रहे हैं, या मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था, मैं आपको बता दूं, क्लास 9th में एक बार जब मैथ्स का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे तो मैथ्स के क्वेश्चन में बहुत सारा पहले क्या होता था, हम सप्लीमेंट्रीज वगैरह लेते थे, दैट मींस एक्स्ट्रा शीट्स लेते। तो एक्स्ट्रा शीट में ये हुआ था कि मेरी जो मेन आंसर शीट थी उसमें कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट का क्वेश्चन था, जब उसको मैंने नई शीट में नोट किया तो मैंने क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस नोट करके उसको सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा, और वो क्वेश्चन ही गलत हो गया 6 मार्क्स का। मेरा 9th का वो एक ही क्वेश्चन 6 मार्क्स का गलत हुआ और उसके कारण मेरा 6 मार्क्स उसमें माइनस हो गया। तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज होती है कि आप केयर करें, जैसे यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर मिस्टेक करी तो तुरंत उसका केयर किया कि मैंने एक बार रीचेक आपको करना जरूरी होता है। तो जब आप क्वेश्चन बना ले, क्वेश्चन बनाने के बाद आप अपने आप को 10 मिनट का टाइम दीजिएगा, एग्जाम के लास्ट में आप एक बार रीचेक करें सारा का सारा। जैसे हमने यहाँ पर रीचेक किया तो रीचेक करने के बाद हमको पता चला कि भैया लिखने में हमने कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं करी, हमने y माइनस एक्स को क्या लिख दिया यहाँ पर y माइनस जेड। तो ऐसी बेसिक मिस्टेक्स भी एग्जाम में होती हैं, इस चीज का भी आपको केयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच।